हेलो एवरीवन, वेलकम टू काविस आईएएस। आज के इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 के जो हुए हैं उसके इन्वायरमेंट के सेक्शन पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इस इन्वायरमेंट के सेक्शन में आप देखेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा सा टफ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी आपका करंट से और थोड़ा टफ इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप देखोगे कि आज के क्वेश्चन इस बार के जो डिमांड है, इस साल के जो इन्वायरमेंट में जो लेटेस्ट ये रहा है आपका, जिसमें आपको करंट के क्वेश्चन यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। यानी आप देखोगे कि सेक्शन ऐसा कौन कौन से सेक्शन है जिसमें आपका इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरे क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था कि जिसमें आपका इकोसिस्टम से क्वेश्चन है, जिसमें फूड चेन का क्वेश्चन रहना फूड चेन का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी आपका कार्बन इमिशन को लेकर के, पॉल्यूशन के लेकर के, पॉल्यूटेंट से लेकर के, ये चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आप देखोगे कि हमारा जो कॉन्फ्रेंस, जिसमें पेरिस कॉन्फ्रेंस को लेकर के क्वेश्चन बना है, आर्टिकल 6 को लेकर के वो क्वेश्चन है। फिर कोप की मैंने बात की थी, उसमें कोप 19 पे बहुत डिस्कशन चल रहा था, लेकिन इस बार क्वेश्चन जो है कोप 21 का क्वेश्चन 28 का पूछा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं। यानी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस 13 क्वेश्चन में आप बेसिक कंसेप्ट जिनका है उसके क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा एलिमिनेट कर ले और ऐसे कर ले। जब तक आपको उसके फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स और ये पता नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ होगा। यानी वैसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में भी, जिनका अच्छा एक कह सकते हो कि प्रिपरेशन रहा है, और एक बहुत बेसिक जिनका कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छा है, वो क्वेश्चन पे आपका अच्छे से कर पाए होंगे। तो ओवरऑल कुछ क्वेश्चन ऐसे भी यूपीएससी ने बनाए हैं जो थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज भी किया गया है, तो उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस होकर के, बहुत ज़्यादा डेडिकेट होकर के क्वेश्चन बनाए होंगे। तो सही भी हुआ होगा, गलत भी हुआ होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन बने हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए गए। आइए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑल ओवर एवरीवन, जो क्वेश्चन हमारा जो पीटी का पूछे गए हैं जीएस में, जीएस जो हमारा 1 है, इसमें हम सीरीज बी लेकर चल रहे हैं। और सीरीज बी में हम देखेंगे कि हमारा सीरीज बी का जो क्वेश्चन का ऑर्डर है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है, आप यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 जो है सिगरेट बर्ड्स जो है, सिगरेट बर्ड्स। फिर है आई ग्लास एंड कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। यानी इसमें पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन है आपके स्टेटमेंट, इस वर्ड में प्लास्टिक का यूज हुआ है कि नहीं। तो जनरली आपको पता है कि आज के टाइम पे जो सिगरेट है उसमें एक तो सिंथेटिक यूज हम लोग देखते हैं कि कॉटन का यूज होता ही है, और कॉटन के साथ साथ इसमें आपका एक प्लास्टिक के एक नए पार्टिकल्स जिसको माइक्रो कह सकते हैं, उस प्लास्टिक का यूज किया जाता है फिल्टर में। एंड आई ग्लासेस लेंसेस की बात करें तो आई ग्लास लेंसेस में भी प्लास्टिक का यूज होता है, और कार टायर्स में भी है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं कहीं ना कहीं आपके फिट बैठ रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, और इस एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि सिगरेट यहां पे कह रहा है सिगरेट फिल्टर आर मेड ऑफ द प्लास्टिक कॉल्ड सेलुलोज, है ना। यहां पे मेड अप ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड सेलुलोज, है ना, सेलुलोज एंड एसिटेट, सेलुलोज एसिटेट से बना होता है। और इसमें जो भी आपके इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है
इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। दैट मीन्स कि आप देखोगे कि मैक्सिमम पीपल में, ज्यादातर हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मैक्सिमम पीपल हम लोग सिगरेट का सेवन कर ही लेते हैं। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि जनरली लोग सिगरेट पीते हैं, लेकिन उसमें हम ये कहना गलत होगा कि भाई पूरे भारत में पीना ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। इसको अवॉइड करना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है ये। इसमें आपके इंस्ट्रक्शंस भी कुछ रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे, आपसे पूछा है क्या प्लास्टिक का यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये लिख रहा है कि पॉलिश, यहाँ पे सिगरेट फिल्टर आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड सेलुलोज एसीटेट फर्स्ट, है ना। when tossed into the environment they dump not only that plastic but also nicotine, है ना, इसमें निकोटीन भी यूज होता है सिगरेट में। heavy metals and the many of other chemical they are absorbed into the surrounding environment। यानी ये क्या होगा कि जो भी सिगरेट का बर्ड्स है वो बर्ड्स क्या है, एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये इजिली डिकम्पोज नहीं होता, है ना। इसको रिसाइकल करके अभी बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे कंपनियां इसको क्या कर रही है, रिसाइकल करने के प्रोसेस कर रहे हैं, इसके लिए कोई अदर मटेरियल्स बना रहे हैं। तो ये एक आपका ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो सही होगा। सेकंड कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यूज, देखो यही है सिगरेट बट्स, है ना, और ये देखो है मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, और ये वेरी पॉइजनस होता है, ठीक है। और क्या है ये जो बर्ड्स है अप टू ईयर्स टू डिकेड्स अगर हम बात करें तो ये वाले जो बर्ड्स है ये आपका अगर इसको नेग्लिजिबल कर दिया जाए या इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर इग्नोर करके चले तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारे लिए एक निकोटीन, एक अदर गैसेस का ये हार्म कर सकता है बॉडीज में, है ना। और ये है कंटेनिंग डेंजरस टॉक्सिन, वेरी डेंजरस टॉक्सिन होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट का जो है, ग्लास फ्रेम आर यूजुअली मेड फ्रॉम द एसीटेट टाइटेनियम, है ना, और स्टेनलेस स्टील से जो हम लोगों का ये गगल्स बनता है या आप स्पेक्ट्स बनाते हैं तो ये स्पेक्ट्स का में यूज होता है। जबकि ग्लास लेंस में आर टिपिकली मेड फ्रॉम द ग्लास, ये जो है इसमें प्लास्टिक और पॉलीकार्बोनेट यूज होता है। दैट मीन्स ये भी आपका डायरेक्टली देखो ये प्लास्टिक है ये यूज होता है और पॉलीकार्बोनेट्स यूज होता है, और यहाँ पे हाई इंडिकेटर्स आपके डेक्स होते हैं। दैट मीन्स कि ये जो लेयर्ड है ये लेयर्ड आपको क्या बताता है कि भाई ये आपका लेंस के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए इसमें प्लास्टिक भी यूज करते हैं। बट ऑप्शन थर्ड में देखेंगे ये, यस, कार के टायर्स में भी प्लास्टिक स्पेशली यूज होता है, जिसमें हम लोग सिंथेटिक रबर्स की बात करते हैं, ठीक है, सिंथेटिक रबर्स यूज करते हैं जहां पे प्लास्टिक के पॉलीमर्स, समझ रहे हैं, प्लास्टिक पॉलीमर्स की बात करते हैं, वहां प्लास्टिक पॉलीमराइजेशन करके प्लास्टिक पॉलीमर्स होता है। और नेचुरल रबर्स, मेटल्स एंड अदर कंपाउंड्स इसमें यूज करते हैं और ये यूज होता है टायर में, ठीक है। दैट मीन्स इसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक के कंटेंट पाए जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ये तीनों सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इन्वायरमेंट में ये पूछ लिया है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि प्लास्टिक को कैसे डिकम्पोज या एक नेचुरली डिकम्पोज हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या क्या मिटिगेशन यूज कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे 1। ये देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि यहाँ पे जो बहुत कॉमन है, सबको पता तो नहीं होता, लेकिन जिन्होंने बहुत डेप्थ स्टडी किया है इसको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ, उसमें पूछ लिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन, देखो ये एक्टिवेटेड कार्बन बहुत ज्यादा ये में रहा है ना। ये एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल्स, ये क्या है, एक बहुत अच्छा माना जाता है और एक अट्रैक्टिव टूल्स है। रिमूव पॉल्यूटेंट्स, तो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स में आपको पता है डिफरेंस क्या होता है। जो पॉल्यूटेंट होते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो बहुत एक्सेसिव होता है, तो वो एक पॉल्यूशन क्रिएट करता है, दैट मीन्स पॉल्यूटेंट। फ्रॉम
effluent streams and to the remediate कंटेनमेंट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये एक रेमेडीज की तरह यूज कर रहे हैं, कंटेनमेंट्स की तरह आपका बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। तो एक्टिवेटेड कार्बन को समझो। एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, जस्ट लाइक आपको देखोगे कि एक कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का एक पार्ट होता है, जहां पे किसी भी चीजों को फिल्टर करने में, पॉल्यूटेंट को होल्ड करने में यूज करते हैं। जस्ट लाइक एक चारकोल पे देखोगे, वाटर फिल्टर्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें चारकोल है, ठीक है। वो चारकोल को हम लोग देखते हो कि फिल्टर जो यूज कर रहे हैं तो उसमें चारकोल डालते हैं। चारकोल से क्या होता है, वो फिल्टर होकर के एक लेयर बाय लेयर क्या हो जाता है, फ्रेश होता है, पॉल्यूटेंट को सॉर्ब कर लेता है। सेम स्टेटमेंट अगर देखें तो स्टेटमेंट 2 कहता है एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एब्जॉर्बिंग हेवी मेटल्स। ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया में क्या है ये फैला है, एक इसमें एक एब्जॉर्बिंग जो है कैपेसिटी ज्यादा होता है हेवी मेटल का, ये रुक जाते हैं, इससे फिल्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिवेटेड कार्बन जो है कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट एंड द हाई कार्बन कंटेंट। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया आपका एक्टिवेटेड कार्बन को क्या कर रहा है, इजिली सिंथेसाइज्ड होता है कहां से, इन्वायरमेंटल से, जो वेस्ट को क्या कर रहा है, एक कार्बन कंटेंट जो है उसको ये कर रहा है अब्सॉर्ब। तो दैट मीन्स एक्टिवेटेड कार्बन की बात करें तो इसमें एक फिल्टरिंग का कैपेसिटी ज्यादा होता है, यानी इसमें जो एकदम माइक्रो लेवल का जो ये होगा पॉल्यूटेंट वो उसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन और भी जो हेवी मेटल्स होंगे या अदर्स होंगे वो आपके इसमें फिल्टर हो जाएंगे और उसके बाद फ्रेश हो जाएगा। जस्ट लाइक इसमें आप यूज कर रहे हो, जैसे कि आप वाटर को फिल्टर करते हो तो क्या करते हो, उसको टैप में यूज कर रहे हो तो उसमें चारकोल होते हैं, उसके डस्ट होते हैं, तो वो फिल्टर कर देता है वाटर को। ऐसे ही आपके इंडस्ट्रियल से जितने भी वेस्ट निकल रहे हैं, केमिकल वेस्ट, वो केमिकल वेस्ट को भी ये फिल्टर करके ये करता है, फिर उसको रिसाइकल कर लेते हैं। तो ये सभी चीजें आपका एक सिंथेसाइज्ड एक एक्टिव कार्बन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट आपका कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 इसमें करेक्ट लग रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारे अकॉर्डिंग होगा। लॉ इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, ये रहा। देखो, एक्टिवेटेड कार्बन इज हाईली पोरस, है ना, इसका मतलब समझो, ये जो हाईली पोरस का है ये क्या होगा, ठीक है, ये हाईली पोरस मटेरियल होता है दैट हैज द एक्सेप्शनली लार्ज सरफेस एरिया, बहुत बड़े एरियाज में फैला रहता है, मेकिंग इट एंड द एक्टिवेट इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट। ये क्या है, बहुत इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट होता है। और ये क्या होगा, इट इज यूजुअली यूज टू रिमूव पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट को इजिली रिमूव करता है फ्रॉम वाटर से, ठीक है, फ्रॉम एयर पर्टिकुलरली, है ना, एंड इंडस्ट्री डीलिंग विद द हेवी मेटल्स कंटेमिनेशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। तो एक तो एक्टिवेटेड कार्बन ये है, तो इसके लिए स्टेटमेंट 1 का जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इफेक्टिवनेस होता है ये रिकॉग्नाइज्ड, और ये इफेक्टिवनेस एनवायरनमेंट के लिए ये एप्लीकेशन एक पर्टिकुलरली ये ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज में इन्फ्लुएंट एंड पॉल्यूटेड वाटर और एयर को फिल्टर करने में करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, सॉरी स्टेटमेंट 2 हाँ इज करेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन इट इज एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया। तो बिल्कुल मैंने अभी कहा है, देखो दिस इज द लार्ज सरफेस एरिया इज ड्यू टू द हाईली पोरस स्ट्रक्चर, जो मैंने ये लाइन पढ़ा है आपको। और ये इसमें क्या है कि जो भी न्यूमरस एक्टिवेट साइट्स होते हैं उसको क्या कर लेता है, उसके लिए एक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एक एब्जॉर्ब करता है इसको, ठीक है। और इसमें स्टेटमेंट 3 कहता है, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट बिकॉज इसमें जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको क्या कर रहे थे, जस्ट लाइक इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स का, लाइक कोकोनट सेल्स का, राइस हस्क का, है ना, ये आपका यूज किया जाता है एज ए एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 है। दैट मीन्स आंसर ए। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा इस टाइप का थोड़ा सा माइंड को सेट करके इसको यूज करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि भाई ये आंसर यूपीएससी ने बहुत बढ़िया पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
11 पे आते हैं। 11 क्वेश्चन जो पूछा है आपसे वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी देखो आपसे पूछ लिया है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपसे वही कार्बन इमिशंस को लेकर के बात की गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है, स्टडीज इंडिकेट द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन। यानी वही पूछ लिया आपसे कि भाई ये जो है 5% से अधिक जो है सीमेंट इंडस्ट्रीज में कार्बन इमिशंस हो रहे हैं। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है आपका, मैन्युफैक्चरिंग जो आपका कंपनी है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसमें सिलिका, है ना, सिलिका ब्रिंग क्ले इज मिक्स्ड विद द लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। एंड स्टेटमेंट थर्ड इज लाइमस्टोन इज द कन्वर्टेड, लाइमस्टोन जान रहे हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 की बात करते हैं, ये है लाइमस्टोन CaCO3। अब ये लाइमस्टोन से कन्वर्टेड इनटू द लाइम ड्यूरिंग द क्लिंकर प्रोडक्शंस, है ना, ये क्लिंकर प्रोडक्शंस में क्या होता है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है और ये क्या है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या फॉर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे क्वेश्चन पे हमको ये पता होना चाहिए कि भाई सीमेंट इंडस्ट्रीज के जो आपके बेसिक इंडस्ट्रीज में जो आपके रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, उस रॉ मटेरियल्स का कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज है, और उस रॉ मटेरियल से यूज होने के बाद जब सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस सीमेंट के प्रोडक्शन में आपका कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, ये डाटा वाइज क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका एक मिक्सचर कंपोजिशन पूछा गया है सीमेंट इंडस्ट्रीज से। तो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को होल्ड करके हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या ऑप्शन, थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है और इसका स्टेटमेंट का ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, बट इस पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि क्या आपका ये क्वेश्चन जो है ये आपका फिट है। तो देखो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, स्टडी इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर द मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन। यानी ये अगर हम एनालिसिस करें ये स्टेटमेंट का, तो हम देखते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में एक मेजर सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन काउज्ड है, यानी एंथ्रोपोजेनिक किसको कहेंगे, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो ये पॉल्यूशन किया जा रहा है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, है ना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सोर्स लाइक द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस पे क्या किया है, एक वेरियस रिपोर्ट सबमिट किया है और इसमें कहा गया कि भाई जो सीमेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सीमेंट का क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा, क्योंकि आप देखोगे कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन का रोल प्ले यहाँ पे है, और अर्बनाइजेशन में सीमेंट का, इंडस्ट्रीज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स में भी हमारा ये जो है कोर इंडस्ट्रीज में काउंट होता है। सिग्निफिकेंट द परसेंटेज ऑफ ग्लोबल CO2 एंड CO2 इमिशंस जो है वो फिगर अगर देखें तो ये स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द ईयर, अगर एक साल की बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि ये 7 से 8% आपका ग्लोबल टोटल CO2 इमिशन है, यानी 7 से 8% है, दैट मींस मोर देन 5%। तो ये स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन द वाइडली अवेलेबल डाटा द स्टेटमेंट द कंसीडर करेक्ट एज द 7 to 8% इज इंडीड more than 5% is correct. Okay, now statement number स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आप देखोगे कि ये आप कहीं ना कहीं ये करना होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है इसका एक्सप्लेनेशन तो कार्बन इमिशंस के साथ आकर कर ही रहा है, फिर भी स्टेटमेंट नंबर 2 में देखते हैं कि ये जो है एक इंग्रेडिएंट्स यूज्ड है लाइक लाइमस्टोन एंड क्ले। मैंने क्या बताया कि जो ये है मिक्सचर है किसका, एक सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो काम हो रहा है उसमें रॉ मटेरियल्स का, तो लाइमस्टोन एंड क्ले
जबकि यहां पे क्या है, जो रॉ मटेरियल्स है इसमें सिंपली मिक्सिंग डजंट एक्सप्लेन ऑफ द CO2 एंड CO2। यहां पे कार्बन जो है CO2 का इमिशन जो हो रहा है इस मिक्सिंग प्रोसेस में नहीं हो रहा है। आप समझो कि जो मिक्सिंग प्रोसेस है इसमें तो नहीं यूज कर रहे, लेकिन ये जो कार्बन इमिशन है कम्स फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन एंड द फ्यूल कंबंशन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, नॉट फ्रॉम द मिक्सर इटसेल्फ। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो भाई ये मिक्सर में आपका नहीं निकल रहा है कार्बन इमिशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में हो रहा है। दैट मींस स्टेटमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ स्टेटमेंट 3 डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन। अब यहां पे लाइमस्टोन क्या हो रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, यानी अब रिएक्शन हो रहा है। दैट मींस CaCO3 एंड CoCO3 इनटू द लाइम, यानी CaO एंड CO ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन, है ना। यानी क्या कहा, इसमें कन्वर्जन हो रहा है, अब ये क्लिंकर प्रोडक्शन हो रहे हैं। एज सोन दैट द केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, CaCO3 एंड CaO CO2 CO3, एंड इसमें रिलीज क्या हो रहा है, CaO एंड CO2। दैट मींस this process directly release CO2 from the raw materials itself, approximately 60 to 65%, very huge amount of the chemical carbon emission in this industries, because this industry's maximum mixing process is constantly no carbon emissions, but in reactions from cement to clinker, it's the chemical reaction CaCO3, CaO, CO2, CO3. That means release CaO and CO2. That means carbon emission 60 to 65%. So it's the explanation number 1. Statement number 3 is always correct and explanation directly 1, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक्सप्लेनेशन, एक सेकंड, जो एक्सप्लेनेशन है उस पे हम आएंगे। तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहां पे देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट 2 एंड 3 भी सही है, और इसमें एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट सही है, बट इसके अकॉर्डिंग ये जो है इसका कार्बन इमिशन यहां पे नहीं हो रहा है। दैट मींस यहां बोल रहा है कि इंडिकेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री। क्या सीमेंट इंडस्ट्री हो रहा है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में एक मिक्सिंग प्रोसेस हो रहा है, एक रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्सप्लेनेशन 1 से। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर जो होगा बी। बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन देम एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 ओनली 3, ठीक है। नाउ इसका आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये देखो क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे एकदम कोप 28, हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग पढ़ भी रहे थे कि भाई कोप 29 को पढ़ लो, 29 से क्वेश्चन आ सकते हैं। 29 वाले पे बातचीत हमने किया था, 28 पूछ लिया है, क्योंकि 28 वाला जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हमारे यूनाइटेड नेशन पे क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये जो सबमिट्स हुए थे उसमें एक डिक्लेरेशन जो क्लाइमेट हेल्थ को लेकर था, ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देखे होंगे कि इसका आर्टिकल्स बहुत डिटेल में आपको दिया हुआ था। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि स्टेटमेंट नंबर 1 एट द 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग UNCC कह रहे हैं, है ना, UNCCC, और इसके जो कोप हुए, है ना, पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, 28 हुआ, इंडिया रिफरेंट एंड फ्रॉम द साइन द डिक्लेरेशन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये बिल्कुल सही है, इसमें इंडिया ने साइन किया था, लेकिन ये स्टेटमेंट 2 कहता है कि कोप 28 डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ इज द बाइंडिंग। यहाँ पे बाइंडिंग की बात की गई है, बाइंडिंग डिक्लेरेशंस की बात की गई है, एंड द साइन इट बिकम द मैंडेटरी डिकार्बोनाइजेशन हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पे डिकार्बोनाइजेशन हेल्थ सेक्टर में यहाँ पे ये बाइंडेड नहीं है, जिसको कहते हैं हम लोग कि ये बाइंडेड है, ये नहीं होता। साइंड है, सिग्नेटरी आप साइन तो किए हो, लेकिन बाइंडेड नहीं है, ठीक है। ऐसे केसेस में आप यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 जो ये है ये कहीं ना कहीं गलत होता दिख रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है इफ इंडिया हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज्ड एंड द रिजिलेंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी
कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी ये कह रहा है इंडिया जो है, अभी देखोगे कि कार्बोनाइजेशन में अभी जीरो कार्बन की भारत सरकार ने बात की है, वो 2070 तक, और इसमें डिकार्बोनाइजेशन पे बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ सेक्टर पे बात की जा रही है, तो हेल्थ केयर को लेकर के डिकम्प्रोमाइज का आज के टाइम पे इतना कार्बोनाइजेशन की बात होती है, इतना कार्बन इमिशंस होते हैं, उसके बाद भी हेल्थ सेक्टर्स में ये डिकार्बोनाइजेशन रिलेशंस की बात कर रहा है हेल्थ केयर को लेकर के। तो ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। एक तो आप यहाँ पे हेल्थ की केयर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का टाइम आप अर्बनाइजेशन पे यानी मॉडर्नाइजेशन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे आप देखोगे कि डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक चीजों का क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, लाइक फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, लाइक ये हो रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल का न्यूज देखोगे कि जो आपका तेलंगाना वाला रीजन है, वो हैदराबाद वाला रीजन, उस रीजन में क्या हुआ कि आप आंध्र प्रदेश, उसमें बहुत सारे इसको फॉरेस्ट को क्लीन करके, है ना, वहां पे जितने स्पीसीज थे, जितने भी आपके ये थे, उसको क्लीन करके आप क्या बना रहे हो, आईटी इंडस्ट्रीज, वहां पे आईटी हब बनाना चाह रहे हो, लेकिन उस पे भी रोक लग गई। तो इस टाइप के डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं एक तरीके से फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय, ये एक साथ परस्पर क्या है, जुड़ा हुआ है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हेल्थ केयर पे भी बात कर रहे हो, तो या तो हेल्थ केयर पे फुल्ली फोकस्ड हो जाओ, या यहाँ पे कंट्रोल कर लो, दैट मीन्स दोनों को मैनेज करने की बात की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा स्टेटमेंट देखोगे तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और ये एक्सप्लेनेशन देखो दी जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि जो COP 28 पे बात की गई है वो है आपका COP 28 पे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो स्टेटमेंट कह रहा है अबाउट द एक्शन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन क्लाइमेट हेल्थ COP 28 एंड द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वाइल द कंट्रीज डिड साइन, यानी आपको मैंने बताया कि स्टेटमेंट 1 में इसने साइन किया है, इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 COP 21 डिक्लेरेशन में कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है ये 2 क्लेम्स कर रहा है, द डिक्लेरेशन binding and that signing it make the decarbonization health sector and mandatory declaration up to UN climate change conference। इसमें क्या कहता है, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एक्सप्रेसिंग एंड द कमिटमेंट नॉट लीगली बाइंडिंग, यहां पे एक वर्ड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि इसमें आप लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, टेरिटरीज कन्वेंशंस में, ठीक है, एंड सर्व टू मोबिलाइज्ड एक्शन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड वॉलंटरी एफर्ट्स। इसीलिए आप देखोगे कि कार्बन इमिशंस को लेकर के बहुत ज्यादा जो इमिशंस कर रहे हैं जो भी कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज का क्या हो रहा है कि अभी कार्बन टैक्सेशन की बात कर रहे हैं या कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको बॉन्डेड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है कि लीगली बाइंडिंग नहीं, बाइंडेड नहीं है नाउ। एंड इस पे हम आते हैं स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 में आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है उसमें कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है सजेस्ट द डीकार्बोनाइजेशन हेल्थ सेक्टर कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट इट्स रिलेशंस एंड द डीकार्बोनाइजेशन इन द हेल्थ सेक्टर टिपिकली, है ना, एंड इन्वॉल्व ट्रांजिशनिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, है ना, यानी आप कार्बन इमिशंस पे बात करेंगे तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बात करेंगे, उसको कंट्रोल करने की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आपका सस्टेनेबल प्रोक्यूरमेंट्स है, इसमें आपको बहुत ज्यादा जो वेस्ट है उस वेस्ट को आपको मैनेज करना होगा, एंड दिस एम रिड्यूस द हेल्थ सेक्टर कंट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज vulnerability, climate impact like extreme weather events, supply and disruption ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कार्बन को बहुत ज्यादा जीरो की बात करते हैं, तो यहाँ पे जीरो करने के साथ साथ यहाँ पे डिकार्बोनाइजेशन पे, हेल्थ सेक्टर्स पे कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को बैलेंस करनी होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखोगे कि आपके जो ऑप्शन है वो मैं आपको पहले ही बता दिया कि क्या होगा, वो है यहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 12 का, ये देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1, ये बिल्कुल गलत है।
बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्टली, ये भी गलत है। इसमें देखो नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 करेक्ट, ठीक है, ये दोनों करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये दोनों इनकरेक्ट है, दैट ऑप्शन नंबर डी इज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ज्योग्राफी का जो मैंने डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है आर्टिकल 6 द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रीक्वेंटली डिस्कस द ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये आर्टिकल 6 में मेंशन है, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 आप देखोगे कि COP 21 का ही पूछ लिया, जो आपका पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका, जिसको COP 21 भी कह रहे हैं हम लोग, तो इसमें हमारा ये आर्टिकल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1 का आर्टिकल से बिल्कुल सही है। एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर्टिकल 6 द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज सेट आउट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट, प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट पे बात की गई है। Statement number 3, Article 6, the Paris Agreement is the climate change intent to the promote inter-country non-market strategy to reach their climate targets। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको या तो पता है तो फिर ठीक है, और नहीं तो ये एकदम डायरेक्ट है, ठीक है, जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा पेशेंस रखना कि इसमें क्या होंगे आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आंसर है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वो आपके आंसर आए हुए हैं, ठीक है, वो ऑप्शन है ए, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, दैट मीन स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, और इसी का एक्सप्लेनेशन 1 है। क्यों? क्योंकि देखो आर्टिकल स्टेटमेंट 1 में आपसे जो कह रहा है कि ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट द फ्रीक्वेंटली डिस्कस इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द प्रोविजन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको एनडीसी कहते हैं, ठीक है। और ये इसमें कहा गया है कि ये जो कंट्रीज है वो उस कंट्री में वॉलंटरी, जो आपके पॉइंट्स दिए हुए आर्टिकल 6 में फर्स्ट जो है 6.2 एंड 6.4 एंड द नॉन मार्केट अप्रोचेस में जो है वो 6.8 के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्लाइमेट टारगेट्स को लेकर के, जबकि इसमें क्या किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इंटीग्रिटी को प्रमोट किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है, बिकॉज द आर्टिकल 6 द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एंड नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 पे बात करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है, क्योंकि यहां पे जो आर्टिकल्स है 6 वो एग्रीमेंट क्या कर रहा है, यहां पे वो देखो वो है आपका एग्रीमेंट फैसिलिटेट बोथ मार्केट बेस्ड नॉन मार्केट बेस्ड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी मार्केट बेस्ड और नॉन मार्केट बेस्ड आपका कॉर्पोरेशन पे बात की गई है, और ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं सही हो रहा है। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन में, है ना, मैंने बताया कि या तो आपको पता है या तो आप इसको स्किप कर सकते हो, यानी आपको नहीं पता है तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप के आर्टिकल्स पूछ लिए, क्योंकि कार्बन्स को लेकर के अभी इंडिया में या ग्लोबली आपका बहुत चैलेंजेस है, ठीक है। तो आइए, ये स्टेटमेंट तो आपका ठीक है कि स्टेटमेंट 6 का और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 3, और इस दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है, स्टेटमेंट 1 है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए गोज टू स्टेटमेंट नंबर 1 ए। नाउ अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। और 15 का क्वेश्चन देखो, या तो आपको आता है या नहीं आता है, सीधा सा बात है। और ये क्या है, तो मैंने आपको कह दिया कि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक का जो आपका लॉन्च किया गया, जिसको हम लोग कह रहे हैं नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब, और ये नेचर फाइनेंस सॉल्यूशन हब जो किया है वो है द एशियन डेवलपमेंट बैंक, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। और इसका एक बार एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूं, ये है आपका आंसर ए, द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस ऑफ एशिया एंड पैसिफिक एस्टैब्लिश्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैंने कहा इज द रीजनल प्लेटफॉर्म डिजाइन स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। यानी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में क्या होता है, इको फ्रेंडली की बात करते हैं, नेचर्स को इंटीग्रेटेड नेचर्स को हम लोग बिल्ड करने की बात करते हैं, अफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। तो ये सारे हैं जिसमें ये सारे जो कंट्रीज हैं जो आपके
एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में आते हैं ये रीजनल प्लेटफॉर्म्स को लेकर के और एशियन पैसिफिक पे। और इसमें क्या कह रहा है, बिल्डिंग कैपेसिटी एंड फॉरेस्टिंग, है ना, fostering partnership that integrated natural capital, sustainable development, climate action and biodiversity conservation, इसी पे तो बात की गई है और यही एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसको ये नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब के द्वारा देखा जा रहा है और इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक नेचुरल कैपिटल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शंस को लेकर के, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के फंडिंग पे बात की गई है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा अपने को पेशेंस रख करके बनाना होगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका ये वर्ड कहाँ यूज हुआ है, क्योंकि ये न्यूज में भी डिस्कस रहा था और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये फाइनेंस, नेचर फाइनेंस हब को लेकर के बातचीत हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देखोगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट एयर कैप्चर्स पे क्वेश्चन है और इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुतों को है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन ठीक है चलो। डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डायरेक्ट एयर कैप्चर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात आजकल ये क्यों है, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है जिसमें कार्बन के सिक्वेस्ट्रेशन पे, कार्बन को कम करने के, कार्बन इमिशंस को कंट्रोल करने पे हमारा डायरेक्ट एयर कैप्चर्स का क्या हो रहा है। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर का मतलब होता है एयर को कैप्चर करना, यानी डायरेक्टली। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज हियर, इट कैन बी यूज टू वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या एक ऐसा माध्यम है जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को ये करता है? तो देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज डिफरेंट एंड एयर कैप्चर इज डिफरेंट। एयर कैप्चर डायरेक्ट एयर कैप्चर्ड एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहीं कहीं ऑप्शंस में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एयर कैप्चर्स के फॉर्म्स में, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम के बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को, कार्बन को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट एयर कैप्चर्स को, और ये जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को हम लोग कहीं ना कहीं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में ये करते हैं। जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को हम लोग कैप्चर्स करके और डायरेक्ट हम ओशियंस में ये कर देते हैं, ठीक है, डंप कर देते हैं, या हम उसको जियोलॉजिकली हम उसको क्या करते हैं, इंटरनली अर्थ के अंदर ही हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये कहीं ना कहीं ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। एंड सेकंड इज स्टेटमेंट 2, इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड द फूड प्रोसेसिंग। तो वैल्यूएबल अप्रोचेस के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे ये अप्रोचेस कहीं ना कहीं फिट नहीं है, ठीक है। एंड दैट एविएशंस, ठीक है, एविएशंस मतलब जैसे लाइक आपका एविएशन ये होता है जैसे प्लेन और ये सब आपका एविएशन के अंदर आता है, आपका हवाई जहाज और ये सब आते हैं। तो कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन कंबाइनिंग, ठीक है, यानी कार्बन के कंबाइनिंग के फॉर्म्स में इसको हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल्स, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट 2 लग रहा है, दैट मीन्स विल गो टू ऑप्शन नंबर बी, ये ओनली 3 पे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका एक हम लोग स्टेटमेंट कि क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 इज द इनकरेक्ट बिकॉज डीएसी, है ना, यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको जो डीएसी है जिसको हम लोग डायरेक्ट एयर कैप्चर कह रहे हैं, इज द कैप्चर मेथड। ये क्या है, कैप्चर मेथड है, नॉट द सिक्वेस्ट्रेशन मेथड। ये सिक्वेस्ट्रेशन मेथड नहीं है इटसेल्फ, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज पोटेंशियली इनकरेक्ट बिकॉज व्हाइल यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल, यूटिलाइजेशन जितनी उपयोगिता उतना पॉसिबल है, एंड डीएसी इज प्राइमरी वैल्यू proportion of often the enabling atmospheric removal and sequestration। ये कह रहा है कि भाई जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो सोर्स आपका है उसमें क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव टाइपिकली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिसमें फूड प्रोडक्शन और ये सब। तो ये आपका थोड़ा सा टफ है जिसमें प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग की बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यूजिंग डीएससी एक सोर्स है जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज्ड एविएशन फ्यूल्स में इसको कर सकते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन एंड सिग्निफिकेंट रिकॉग्नाइज पोटेंशियल एप्लीकेशंस है, ये एक बहुत स्थिरांक की बात कर सकते हैं, पोटेंशियलिटी बात कर सकते हैं। और ये एक स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 3, दैट मीन्स ओनली बी, ओके, ओनली बी बोल रहे, ओनली 3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16, ये स्टेटमेंट
This statement is incorrect and this statement also incorrect. Statement number 3 is correct. That means option number B is correct. Okay. Now, let's question number 17. Very direct question is here. Okay. Question number 18 here and 17. Okay. देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है और इस क्वेश्चन में अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको एलिमिनेशंस करने होंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस में एलिमिनेटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिगार्डिंग पीकॉक टैरेंटुला, जिसको हम लोग गुटी टैरेंटुला भी कहते हैं, इसमें क्या पूछा है? इट इज एन ऑमनिवोरस क्रस्टेशियन, ठीक है, ऑमनिवोरस क्रस्टेशियन है। सेकंड, इट इज द नेचुरल हैबिटेट इंडिया इज ओनली लिमिटेड सम फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। अभी मैं ये करेक्ट और नॉट करेक्ट ये नहीं कर रहा हूं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 इज द नेचुरल हैबिटेट इट इज एंड द एरोबियल स्पेसिस। तो ये जो है आपका क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा देखो कि ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये ऑमनिवोरस क्रस्टेशियंस है क्या, या आपका ये भी खाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं ऑमनिवोरस के केस में कि ये शाकाहारी भी और मांसाहारी भी, जिसको हम लोग हार्बीवोरस भी कह सकते हैं, कार्निवोरस भी कह सकते हैं, क्या बोथ है क्रस्टेशियन, ठीक है। किसके बारे में कह रहा है? तो पीकॉक टैरेंटुला का। दूसरा कहता है कि नेचुरल हैबिटेट इंडिया ओनली द लिमिटेड सम फॉरेस्ट एरिया। तो आपको बता दें कि लिमिटेड फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे कहीं ना कहीं सही है, बिकॉज आप देखोगे कि इंडिया का जो हॉटस्पॉट रीजन है ये हमारे इंटरनल बात करें तो वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है हमारा एक हॉटस्पॉट रीजन होता है और रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन्स भी है। तो इस रीजन्स में कहीं ना कहीं एक आपका नेचुरल हैबिटेट है और ओनली लिमिटेड सम फॉरेस्ट एरिया, मतलब कुछ ही फॉरेस्ट एरिया में, ऐसा सब जगह नहीं आपको मिलेंगे। ये टैरेंटुला, पीकॉक टैरेंटुला का, जिसको गुटी टैरेंटुला कहते हैं, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट्स एंड द एब्रियल स्पीसीज। तो ये कहीं ना कहीं आपका एब्रियल मतलब क्या होता है? जो एरोबियल्स जो है, एरोबियल्स नॉट एब्रियल, एरोबियल्स, एरोबियल स्पीसीज कहने का मतलब जो पेड़ों में रहते हैं, इसको एरोबियल स्पीसीज कहते हैं। तो ये भी एक नेचुरल हैबिटेट्स में, ये टैरेंटुलास का ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये सही है। बट द ऑमनिवोरस क्रस्टेशियंस के केस में नहीं है, बिकॉज कि यहाँ पे आप देखोगे कि जहां एक लिमिटेड रिसोर्सेस है या लिमिटेड सोर्स है, वहां पे वो अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, उसके खाने के लिए वो होना चाहिए। अगर वहां नहीं है तो वो नहीं रह पाएगा, वो इधर उधर जाकर के ये नहीं करेगा। इसीलिए वो एक लिमिटेड एरियाज में जब रहता है, लिमिटेड एरियाज में, तो वो आपका वहां पे उसकी भोजन की यानी उसके फूड की अवेलेबिलिटी है, दैट मीन्स वहां पे होगा तभी। तो दैट मीन्स ये जो है क्रस्टेशियंस ओमनिवस, ये एक एंट खाने का ये है, ठीक है, जो चींटियां खाती है कर। तो इस केस में ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑमनिवोरस क्रस्टेशियन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 and 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। 18 देखते हैं, 18 क्या कह रहा है? एटीन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन इंडिया लेस देन 0.5 टू CO2 कैपिटा पर कैपिटा। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, कि देखो अभी कार्बन इमिशंस की बात करें तो इंडिया में बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन है, 0.5 नहीं है, 2 से ज्यादा है, अप्रॉक्स 2 है, ठीक है। एंड 2 सेकंड कह रहा है इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशंस फ्रॉम द फ्यूल कंजम्पशंस इंडिया रैंक सेकंड एशियन पैसिफिक। तो बिल्कुल सही है, इंडिया और पैसिफिक रीजनल की बात करें, ग्लोबल नहीं बात करें, रीजनल्स की बात कर रहे हैं, उसमें इंडिया और पैसिफिक पे बात करेंगे तो इसमें चाइना नंबर 1 है एंड सेकंड इज द इंडिया। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन इन इंडिया। तो कह सकते हो कि सिर्फ हमारा इंडिया में ऐसा नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट से ही सिर्फ CO2 रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं है, और भी चीजें हैं जिससे CO2 है, जैसे बर्निंग ऑफ आप देख सकते हो एग्रीकल्चर वेस्ट का भी यहाँ पे बर्निंग है, एक प्रोसेस होता है, इसके द्वारा भी आपका कहीं ना कहीं थर्मल हीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जीज यहाँ पे निकलता है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 या 3 सही लग रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल गोस टू ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं एक बार दिखाता हूं आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो 18 का सी है ना। अब देखो इस केस में क्या पूछे, इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। इन 2022 इंडिया पर कैपिटा इमिशंस वेयर द 1.89 टू CO2 पर पर्सन, है ना, यानी ये पर कैपिटा पूछ लिया तो पर पर्सन पे बात करेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स 2 के लगभग में है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है बिकॉज वहां पे 0.5 पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 2, इसमें सेकंड रैंक इंडिया एंड पैसिफिक रीजन्स में है, ये मैंने अभी आपको बताया। एंड स्टेटमेंट नंबर 3, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोडक्शन लार्जेस्ट CO2 इमिशंस, ये ठीक है, स्पेशली पावर सेक्टर्स में, ठीक है, जिसमें हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, रिलायंट कोल यूज करते हैं उसमें, ठीक है, कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली नेशंस। और इसमें कह रहा है कि डायरेक्टली इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज पे ये पड़ता है। ये जो आपका है 2019 में पावर सेक्टर्स में रिस्पॉन्सिबल था 70%। आप समझ सकते हो कि 2019 में 70% इसका रोल था, और ये CO2 में इमिशंस में, और ये जो मेकिंग है ये सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है ये, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का C जो है ये इसमें हम लोग जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वही बात हो गई कि भाई ये डायरेक्ट आपका मैच द फॉलोइंग वाले में, मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये आपके पेयर्स हैं, और पेयर्स में कौन पेयर सही है। तो देखो इसमें मैं बता दूं, यहाँ पे काशावा यूडी सर्व्स, ठीक है, जिंजर्स हब विद द स्टूडियोटियम एंड द मालाबार स्पेंस द हर्बियस क्लिम्बर्स हैं, मिंट्स, एनुअल सर्व्स एंड पपाया वुडी सर्व्स। तो देखो पपाया वुडी सर्व्स तो नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। एंड मिंट्स द एनुअल सर्व्स नहीं है, पेरिनियल्स है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कशावा वुडी सर्व्स है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी यूज हम लोग यूज फर्नीचर्स और ये सब में भी कशावा का यूज कर सकते हैं। वुडी सर्व से बिल्कुल सही है। जिंजर सर्व्स विद द स्टूडियोटियम आपका है जिंजर्स, ये हर्ब्स में भी काउंट होता है। एंड द मालाबार स्पेनिश में आपका हार्वियस क्लिम्बर्स है। क्लिम्बर्स मतलब जैसे वेस्टर्न घाट वाले रीजन्स में है, जहां अधिक रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे आपके ऐसे पेड़ पे बहुत सारे ये आपके हर्बोस क्लिम्बर्स होते हैं, लतर वाले, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें 3 बिल्कुल सही है। इसीलिए इस पे अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन जो है ये कौन सा होगा, ओनली 3, दैट मीन्स ओनली 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। आप देखो यहाँ पे पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो। विद द रेफरेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन, ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि रेन फॉरेस्ट जो है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ओशियंस के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैरिन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट द 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो मैरिन फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि यहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% वर्ल्ड ऑक्सीजन, यानी 50% से ज्यादा यहाँ पे ये कर रहा है। नेक्स्ट है थर्ड इज वेल ऑक्सीजनेटेड एंड सरफेस वाटर कंटेंट द सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन एटमॉस्फेरिक एयर, यानी इसके अकॉर्डिंग रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस ऑक्सीजन नहीं करता, बिकॉज द रेन फॉरेस्ट लिमिटेड रीजन्स पे है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वो रीजन बहुत कम है। मैरिन फ्लैक्टॉन्स का फाइटोप्लैंक्टन्स का ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसके स्टेटमेंट में ऑक्सीजनेट का हम अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन जो होता है वो आपका थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि भाई यहाँ पे रेन फॉरेस्ट वाले रीजन्स पे आपका oxygenated surface water contain the several folds higher oxygen that the atmospheric air। तो यहाँ पे atmospheric air के केसेस में ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा फिट नहीं हो रहा। देखता हूं इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताता हूं कैसा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज हियर। नाउ स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस बाय ओशियंस। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है थ्रू फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ट्री एंड प्लांट से होता है, ठीक है, और ट्री और प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है आपको। और इसमें जो है
प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन एंड कॉल्ड, यहाँ पे एक लंग्स की बात करते हैं ऑफ द अर्थ। तो जैसे हम रेन फॉरेस्ट की बात करें तो अमेजन वाला जो रीजन है वो एक हमारा लंग्स की तरह काम करता है। एंड द ओशियन द कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, ठीक है, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ है। और इसमें क्या कह रहा है, द वर्स्ट एक्सपेंसेस ओशियन द इमिनिस अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं कम होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टन्स कंट्रीब्यूट द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, लाइक छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं ओशियंस में, वो उसको कहते हैं हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए जू प्लैंक्टन्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ये होता है स्टेटमेंट 2 जो है आपके, इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ये जो करेक्ट है, इसमें क्या कह रहे हैं, जो हमने बताया मैरीन फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया अबेंडेंट इन द अपर लेयर एंड ओशियन, दिस परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये ऑक्सीजन को लेकर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स में। तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ रीजन्स में है, इसीलिए स्टेटमेंट ये सही है। And next statement number 3 is here. Statement number 3 ये क्या कह रहा है कि आपका जो ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेशन वो आपका क्या हो रहा है, बहुत कम होता है वाटर इन वाटर देन एयर, ठीक है, पानी में कम होता है और एयर में ज्यादा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन होता है। आपको पता है कि जो मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन और ये सब है, उसमें 21% है ये। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, डिपेंड्स द फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी। उसके फैक्टर पे, उसके कारक पे बात करेगा कि उसकी सैलिनिटी क्या है, उसकी टेम्परेचर क्या है, उसके प्रेशर क्या है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिखता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। सो only 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा कहीं ना कहीं सही है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज ऑनली, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 हो गया। 20 के बाद हम सीधे क्वेश्चन नंबर 70 पे जाएंगे और ये 70 का जो क्वेश्चन है ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही बात हो गई, ठीक है। विच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड एज द नेचर रिस्टोरेशन लॉ, है ना। तो नेचर रिस्टोरेशन लॉ की बात कर रहा है टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसमें डायरेक्ट आपको पता है कि भाई ये कौन सा है, तो ये यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने ही बात किया था, ये बहुत डिस्कस में ये भी रहा था, न्यूज में भी रहा था, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डायरेक्ट है कि नेचर रिसोर्सेस रिस्टोरेशन लॉ किसने किया है, तो आपका यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। सोचिए रिस्टोरेशन की बात की गई है, यहाँ पे लॉ बनाया गया है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज द लास्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन नंबर 73 एंड क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, ये क्या पूछा है, वर्ल्ड बैंक वांट इंडिया कुड बिकम द फर्स्ट प्लेस wet bulb temperature routinely exceed 35 degree centigrade, which the following statement best reflect the implication of the above said। तो ये है wet bulb। wet bulb क्या होता है, wet bulb that means the as the temperature increasing after that is the 35 centimeter or more, so every species and every human, that means sweating and temperature maintaining is our body, as the temperature maintaining is the maintaining by the other source, so it is the wet bulb। wet bulbs that means कि ये आपका एक बल्ब की तरह है जिसमें टेम्परेचर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, टेम्परेचर का रोल है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया
will most likely suffer from the flooding tropical cyclone and drought। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बहुत सारी चीजें जो होती है आपका चेंजेस होता है। दैट मीन्स द आईटीसी जब शिफ्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ के एयर जो होंगे बहुत ज्यादा क्या होंगे, वार्म होकर के, यहाँ के ओशियन वार्म होकर के क्या होगा, इवोपरेट होगा, और यहाँ के एयर जो होगा वो वार्म होकर के एक्सपेंड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। और कब होता है, जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने लगता है। तो इस केसेस में क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, यानी यहाँ पे क्लाइमेटिकली चेंजेस देखने को मिले, सॉरी नॉट क्लाइमेट एंड द वेदर चेंजेस, यहाँ पे फ्लडिंग्स का केसेस होगा, हाई रेनफॉल होगा, प्रिसिपिटेशंस और साइक्लोन्स एंड ड्राउट्स का भी केसेस यहाँ कहीं कहीं रीजन्स में